बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम न्यूजीलैंड के साथ मैं हूं रोहित अख्तर। मेरे साथ मौजूद हैं फारूक आजाद साहब, इनके साथ हैं आफ्ताब आलम नाज़की साहब और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल साहब जेके एल से इनका ताल्लुक है। तो आज एक तो यौम आज़ादी पाकिस्तान की शुरू होगी, गोल्डन जुबली तकरीबा शुरू होने वाली है रात 12 बजे के बाद 75वीं सालगिरह हमारी। इसके अलावा 15 तारीख को इंडिया की भारत की यौम आज़ादी जो हम यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं, खासकर कश्मीरी लोग जो हैं कि जितने कश्मीरी लोग हैं वो भरपूर तरीके से भारत का यौम सियाह मनाते हैं। और उस सब यौम आज़ादी की तकरीबा शुरू हो गए, इमरान खान साहब का जलसा भी होने वाला है। तो इस हवाले से बताएं कि आज जो ये साल ख़त्म होने जा रहा है और 75वीं गोल्डन जुबली जो हम मना रहे हैं, तो इसमें हमने पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा किया? देखिए, पाकिस्तान को हकीकी मानों में तरक्की की राह पे गामजन नहीं किया गया। ये आपस की जो सियासी कशमकश है और ये फरसूदा निज़ाम जमहूरियत जो है पाकिस्तान का, और सियासी इदारों को मुस्तहकम नहीं होने दिया गया, उसकी वजह थी। तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना, यहाँ पाकिस्तान को मैं समझूंगा कि ये जमहूरी निज़ाम जो ये फरसूदा जमहूरी निज़ाम है, ये शायद सूट ही नहीं करता, या इसमें ऐसा सकम है। और ये जो जमहूरी इदारे, इन्हें कमज़ोर करने में खुद सियासतदानों का हाथ है। इन्होंने हमेशा ये कहा है कि हर वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे करने दिया गया, बड़े ज़ोर और शोर से जिस वज़ीर आज़म को उतारा जाता है, जिसकी टांग खींची जाती है, वो बाहर आके उसकी पार्टी यही प्रोपेगेंडा करती है कि जी 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। लेकिन जब वो पार्टी अपोजिशन में होती है तो वो किसी दूसरी पार्टी को भी जो है ना, वो 3 साल पूरे नहीं करने देती, 5 साल पूरे नहीं करने हमने अब क्या करना आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपकी पार्टी अब पंजाब में बरसर इक़्तिदार है, आने वाले इलेक्शनों में खान साहब कहते हैं मैं बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से आऊँगा, तो क्या करेंगे? पहले 3-4 साल में लोग पहले तंग कह रहे हैं हमें तो ये महंगाई उन्होंने दी हुई है। देखें जी, ये महंगाई तो एक तो आलमी सतह पे हुई है, और दूसरा ये कि जब पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो इमरान खान साहब की अच्छी खासी स्टेबल हुकूमत को जो है ना, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो जिसकी वजह से आलमी सतह पर भी जो है ना, वो पाकिस्तान का ग्राफ कम हुआ है। मूडीज़ ने और दूसरी जो रेटिंग मोदी तो है ही कसाई ना, उसका मैं मूडीज़ की बात कर रहा हूँ, जो आलमी रेटिंग एजेंसी है, उसने और दूसरी एजेंसियों ने जो है ना, पाकिस्तान को जो है ना, वो मुस्बत से मनफी पे ग्रेड पे ले आए हैं। तो इसमें ये मैं यही कहूँगा पाकिस्तानी सियासतदानों का कसूर है। और फिर यह है कि इन पाकिस्तानी सियासतदानों ने अपनी कोई राह मुतय्यन ही नहीं की, अपनी पार्टी की इनकी कोई गाइडलाइन नहीं है, इनका अपना कोई मंशूर ही नहीं। कौन सी पार्टी ने मंशूर दिया मुझे बताएं, और कौन सी पार्टी मंशूर तो हर पार्टी ने बनाया हुआ जी। आफ्ताब नाज़की साहब, आप कश्मीरी हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं, कश्मीर के हवाले से जो भी बातचीत होती है वो तो चलती रहती है। और खासकर हम यौम आज़ादी मना रहे हैं और आप कश्मीरियों के साथ मिलकर भारत का यौम सियाह मनाएंगे। इन 75 सालों में कश्मीर के लिए क्या किया गया? शुक्रिया साहब, रोहित साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी अवाम को उनके जश्न आज़ादी पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हिंदुस्तानी अवाम के लिए भी शायद मेरे ऐसे ही कोई जज्बात हों, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे ना तो इंतहा पसंद है, ना ही हमारे दिल में कोई ऐसी नफरत पाई जाती है। और हम ये समझते हैं कि हज़रत आदम से, जब से मेरे पाक परवरदिगार आलम ने इंसान को तख्लीक किया है, नस्ल आदम को तख्लीक किया है, और खुद हमारे दीन में भी है कि कौमें और कबीले तुम्हारी पहचान के लिए बनाए गए। तो मेरा नुक्ता नज़र है कि दुनिया की हर कौम को फितरी तौर पे आज़ादी का हक हासिल है। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान अगर आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, और पाकिस्तानी अवाम को भी आज़ादी का हक था, हिंदुस्तानी अवाम को भी आज़ादी और खुद मुख्तारी का हक था। और ये बहुत बड़ी नेमत हिंदुस्तान को भी मिली और पाकिस्तान को भी मिली। असल में हम 15 अगस्त को जो अपने तौर पे हिंदुस्तान का जो यौम आज़ादी है, तो हमारी लड़ाई हिंदुस्तानी अवाम के साथ नहीं है, हिंदुस्तान की जनता के साथ नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता भी जो है वो भी यरकमाल है। हमारी लड़ाई या हमारी नफरत जो है, या हमारी जो सियासी जद्दोजहद है, वो हिंदुस्तान की एक खास साम्राज्यियत के खिलाफ, ठीक है, एक सोच के खिलाफ है। क्योंकि अगर हिंदुस्तानियों को आज़ादी का हक हासिल था और उन्होंने वो आज़ादी पाई,
तो रियासत जम्मू कश्मीर के बहादुर, गयूर और आज़ादी पसंद, ठीक है, उनको भी आज़ादी का हक हासिल था। सही, लेकिन 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने गैर इखलाकी इकदाम करते हुए जो साम्राज्यत की बुनियाद रखी, जो नौ आबादियाती तसल्लुत कश्मीरियों पे मुसल्लत किया, और जनूबी एशिया की पूरअमन कौम, नहती कौम पे 10 लाख इंडियन आर्मी है। हमारी लड़ाई इंडियन आर्मी के साथ इंडियन है, आर्मी के साथ, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान की जनता के साथ नहीं नहीं है। अवाम के साथ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं जी, बल्कि अवाम, दोनों तरफ की जो अवाम है वो तो चाहती है कि सरहदें खोल दी जाए, एक दूसरे के साथ आना जाना फ्री माहौल में हो, एक दूसरे से प्यार करते हैं वो। जब आपने देखा पाकिस्तान में सिख आते हैं, हिंदू आते जी। हैं, तो पूरे पाकिस्तानी जो कौम है उनका बड़ा खुले दिल से वेलकम करते हैं, उनको वो पूरी सहूलतें देते हैं, इधर उनको अपनाइयत का एहसास होता है। आपने देखा होगा अक्सर जो पार्टीशन से पहले लोग गए तो जब पाकिस्तान आते हैं वो अपने मकान को देखकर रोना शुरू हो जाते हैं, अपनी रहائश जी, को जी। देख के रोना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ के लोग उनको इतना प्यार देते हैं कि उनका वापस जाने को दिल नहीं करता। तो डॉक्टर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप JKLF से आपका ताल्लुक है, तो इस वक्त कश्मीर की क्या सूरत हाल है सर? कश्मीर में जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, मकबूजा कश्मीर में इस वक्त 10 लाख भारतीय फौज मौजूद है, उन्होंने पूरा कश्मीर को जेल बनाया हुआ है, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ जेलों में डाल रहे हैं, मासूम बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। तो क्या वहाँ की सूरत हाल है? इसमें वहाँ की सूरत हाल बहुत खतरनाक है। जगह जगह क्रैकडाउन के नाम पर लोगों के घरों में छापे मारे जाते हैं, बच्चियों को उठा लिया जाता है, बच्चों को उठा लिया जाता है, और अब तक हमारे 1.5 लाख लोग जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। और उसी की वजह से हम भारत के योम आज़ादी को योम स्याह के तौर पर मनाते हैं। सही। फारूक साहब, आप तो बहुत करीबी आपका ताल्लुक रहा है, जो कायदे आज़म के सेक्रेटरी थे उनके साथ आपका ताल्लुक अच्छा रहा, आप उनको जानते भी रहे हैं, वो भी आपको जानते हैं। और ये बताएं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कायदे आज़म ने कहा था कि वह हमला करते हैं, कश्मीर आज़ाद करवाने? जी, असल में कायदे आज़म ने नहीं, ये कुछ हमारे लोग थे जिनमें खान अब्दुल क़य्यूम खान साहब सरहद वाले और उनके साथ फिर कोई कबायली लश्कर वगैरह सारे, उन्होंने ये प्लान किया था। बल्कि KH खुर्शीद साहब तो इसके खिलाफ थे कि ये जो लश्कर कशी है ये कश्मीर पे ना किए जाए, क्योंकि कश्मीर उस वक्त तक एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री था। महाराजा कश्मीर में भारत और पाकिस्तान दोनों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट या माहिदा कायमा की दावत दी थी, जबकि पाकिस्तान ने उसको कबूल कर लिया था और पाकिस्तानी परचम श्रीनगर और दीगर इलाकों पे और लहरा दिया गया था, और डाक तार और रसूल वसाइल का सारा इंतजाम पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। लेकिन चंद ताला आजमा जो सियासतदान थे, वही मैं बता रहा हूँ, उन्होंने KH खुर्शीद साहब अपनी किताब में लिखते हैं, उन्होंने मुझसे जिक्र भी किया था कि जब कश्मीर पे लश्कर कशी की गई तो ऐसा हुआ कि जो इस पिंडी में लोग बैठे थे जिन्होंने इसका प्लान किया था, वो ये KH खुर्शीद साहब, शुक्र है उनकी किताब भी मेरे पास मौजूद है जिसकी पहले सफ़े पे मेरी तस्वीर भी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो लोग थे ये वहाँ पे बैठे हुए थे, जो उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग थे और जो सियासतदान भी थे, तो उनमें ये बहस चल रही थी कि अगर कश्मीर पे हमारा कब्जा होता है तो महाराजा का महल किसके कब्जे में जाएगा। यानी ये सोच थी। KH खुर्शीद ने कभी भी इस तरह के रिवीजन की, क्योंकि उसकी वजह से ही भारत को ये मौका मिला कि उसने 27 अक्टूबर को अपनी फौजें उतार दी, क्योंकि महाराजा अपनी जान के उसका खतरा पड़ गया। तो वो जो है वो उसने इंडिया से एनेक्सेशन का जो है ना अपील कर दी, और वो लॉर्ड माउंटबेटन को अपील की कि मैं भारत के साथ मशरूत तौर पे शामिल होता हूँ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो उनकी बात हुई तो उसमें ये 370 और 35A ये भारत के आइन में फिर शामिल की गई। उसके तहत उन्होंने ये डिमांड की थी, ये 2 रियासतों का मायदा था, रियासत कश्मीर और भारत की रियासत का, कि जिसमें वो 370 और 35A में ये लिखा गया था कि किसी गैर रियासती शहरी को कश्मीर में मुलाजमत नहीं दी जाएगी। रियासत में मुलाजमत, किसी गैर रियासती बाशिंदे को वहाँ पे ज़मीन खरीदने का हक नहीं होगा। ये कानून महाराजा हरी सिंह ने पहले बना दिए हुए थे, तो उन्हीं को एक्सटेंड किया गया और उसमें ये किया गया। तो उसके बाद ये हुआ कि ये अब 2019 5 अगस्त 2019 को भारत ने एकतरफा तौर पे मतलब इस माहिदे को खत्म किया, अपने आइन से उसको हज़फ किया। हालांकि वो ऐसा करने का अखलाकी जवाब नहीं था, क्योंकि 2 रियासतों का मामला था, और जब तक दोनों रियासतें जो है इस पे जो है ओके ना करती, इस पे क्लियरनेस ना देती, तो ये
करना पॉसिबल ही था, नहीं था। लेकिन माइट इज राइट। भारत ने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर लिया, लद्दाख वगैरह को, कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया, और इसके बाद कश्मीरियों पर मजालिम के नए पहाड़ जो है वो तोड़ दिए गए, और कश्मीरी आज भी वो महसूर है वहाँ पे, एक सीज महासरे की कैफियत है उनके, और उनके लिए वहाँ जिंदगी गुजारना आजाद। इसके साथ एक और बात हुई कि भारत ने कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, वहाँ पे जो आबादी का तनासब है उसे तब्दील करने की कोशिश की। ये जो दफ़ा 370 ये मनसूख हुई, तो उसके बाद उन्होंने भारतीय लोगों के और कुछ ऐसे लोग जो शकरगढ़ और दूसरे इलाकों से, सियालकोट से माइग्रेट करके हिंदू गए थे 47 में, जिन्हें अब तक हकूक़ शरीयत नहीं मिले थे, उन्हें भी हकूक़ शरीयत दिए। जो फौजी रिटायर हुए थे कश्मीर में भारत के, उन्हें भी हकूक़ शरीयत दिया, और इस तरह 30 लाख तकरीबन लोगों को उन्होंने कश्मीर का डोमिसाइल यानी कि स्टेट सब्जेक्ट जारी कर दिया, जिसपे वो कश्मीर की ज़मीन खरीदने के और कश्मीर में वोट डालने के बिल्कुल उन्होंने काफी सारी तब्दीलियां की। आपने अभी बात की माइटेज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये अमली मुजाहरा अगर इस का देख रहा हूँ, जिसकी लाठी उसका भैंस, वो मकबूजा कश्मीर में देख ले, वहाँ पे भारत ने लाठी और भैंस का वो जो अमली मुजाहरा किया। आफ्ताब नालकी साहब, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उससे पहले खवातीन का बड़ा रोल था पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में। खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और वो खवातीन ही थी जिन्होंने सेक्रेटेरिएट में जाके झंडा लगाया था। तो पाकिस्तान की खवातीन ने जिस पाकिस्तान में शमूलियत का जो इनका जज्बा था, बलबला था, तो मकबूजा कश्मीर में जो खवातीन है वो भी उसी तरह कुर्बानियां दे रही हैं, वो भी उसी तरह बाहर निकली हुई हैं। सर बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत आपने बात की। अगर खवातीन की हमायत हासिल ना हो तो इतनी बड़ी तहरीक, इतनी बड़ी फौज के सामने नहीं खड़ा हुआ जा सकता। जब तक घरेलू खातून, आपकी माँ और आपकी जोजा या आपकी बहन या आपकी जो भी खाला है, फुफ्फो है, जब तक खवातीन की, कश्मीर की खवातीन, अभी आसिया अंदराबी एक खातून है, आसिया अंदराबी बड़ा नाम है, आसिया अंदराबी एक खातून है, सही, नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, मौत की कोठरी में है, उसके जो शोहर है वो 25 साल से जेल में है। तो खवातीन का तो बहुत बड़ा रोल है। सही। शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट के साथ एक कश्मीरी लड़की, गालबन उसका नाम लैला था, उसने उसके साथ गुरिल्ला कार्रवाइयों में भी हिस्सा लिया। और जब मकबूल भट्ट साहब ने अपनी जुर्रत से और एक ईमानी कुव्वत से मौत की कोठरी को से जब वो फरार हुए मीर अहमद साहब के साथ, तो वो कश्मीरी खवातीन ही तो थी जिन्होंने उनको अपने घर में पनाह दी। बिल्कुल ऐसे। और जबरी तकसीम की मनहूस खूनी तक वो कश्मीरी खवातीन ही थी तो जिन्होंने भारतीय फौज से उनको बचाया। सही। अब बात यह है कि हम 15 अगस्त को इसको यौम सियाह क्यों मनाना चाहते हैं, ये क्यों मना रहे हैं। सही। बुनियादी बात यह है कि जो हिंदुस्तान का गांधी था, एक लीडर था, ठीक है, हम इंसानियत की बात करते हैं, सही, हम नफरत की बात नहीं करते। उसने अदम तशद्दुद का एक तस्वर पेश किया। सही। और जब हिंदुस्तान ने अपनी फौज वहां उतारी 47 में, तो गांधी ने ये बरमला ये कहा है कि कश्मीरी की राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। पंडित जवाहर नेहरू ने अक़वामे आलम से पूरी दुनिया के सामने और यूएनओ की जनरल असेंबली में ये वादा किया है राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन का। अब सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान बैन अवी वादा खिलाफ है, वो तो है, वादा खिलाफ है। अब हम यौम सियाह मनाने का हक इसलिए महफूज रखते हैं, ये हमारे पास आखिरी टूल है। हमारे पास ना फौज है, ना असला है, ना जदीद हथियार है हमारे पास। ठीक है। क्योंकि हथियारों और सरमाए की बुनियाद पे उसने 9 आबादियाती तसल्लुत कायम किया है। भारत जो है अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों का भी मुनकर है। भारत ने जो बैन अवी वादे किए, भारत ने जो कश्मीरी कौम को यकीन दिलाया, कश्मीरियों से जो वादे किए, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से वादे किए गए, हाँ जी, वो सारे वादे वो मुकर गए, किसी एक वादे पे भी उसने अमल नहीं किया। उसने तमाम वादों को फौजी ताकत के बलडोज कर दिया है। और लाखों कश्मीरियों की लाशों पे खड़ा होके जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन है मोहम्मद यासीन मलिक साहब, वो शबीर शाह है, और भी दूसरे नजरियात के लोग हैं। आसिया इंदराबी का मुख्तलिफ नजरिया है, यासीन मलिक का मुख्तलिफ नजरिया है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो बुनियादी तौर पे वो रियासत से इंडिया का इनखला चाहते हैं, गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इखलाक। तो सैकड़ों कश्मीरी लापता हैं। कश्मीरियों की लाशों पे खड़ा होके
क्या हिंदुस्तान के मोदी को ये जेब देता है, या हिंदुस्तान की अवाम जो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क में है और वो सेकुलर का नारा लगा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। सेकुलर का तो बुनियादी तस्वर जो है वो ये है कि तमाम मज़ाहिब से प्यार करना, तमाम इंसानों से। मुसलमानों जो हाल वो कर रहे हैं देख लें, मुसलमानों को डंडे मार मार के वो कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, लाठियां। वो इंडियन मुसलमान है, इंडियन मुसलमान इंडिया में जो हो रहा है वो सबसे दुख की बात ये है कि इंडियन मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आजादी में एक अहम रोल किरदार अदा किया। सुभाष चंद्र बोस जो था, जिसने आजाद हिंद के नाम से एक आर्मी बनाई थी, उसमें लाखों हिंदुस्तान के मुसलमान थे और उन्होंने दीवानावार अपनी जानों का नजराना पेश किया। और मौलाना अबुल कलाम आजाद था जो जिसने कांग्रेस की सदारत भी छोड़ दी थी। तो मुसलमानों का, इंडियन मुसलमानों का एक मरकजी रोल है हिंदुस्तान की आजादी। बिल्कुल ऐसे ही, अगर लेकिन वो मुसलमान इकट्ठे ना तो हिंदुस्तान भी आजाद नहीं होना। और बात यह है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक मरकजी किरदार है और वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के कुदरती बशिंदे हैं, वहां के शहरी हैं, सिर्फ रिलीजन उनका जो है इस्लाम है। अब ये जो मोदीइज्म है ये तो इंसानियत के नाम पे गाली बन गया। ये हिंदुस्तान के लिए भी एक गाली है, क्योंकि उसने सेकुलर का नाम, हिंदुस्तान क्लेम करता है कि मैं सेकुलर हूँ, हिंदुस्तान क्लेम करता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी सब फ्रॉड है, ड्रामा है। मोदी जितना मकार चलाक आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। अब ये है कि जो कुछ उसने किया श्रीनगर के अंदर, क्या जो भी हिंदुस्तान ने वहां असेंबली बनाई है, महबूबा मुफ्ती वहां की वजीर आला थी, क्या महबूबा मुफ्ती और श्रीनगर में जो असेंबली बैठी है क्या उसको एतमाद में लिया गया? अपने ही बनाए हुए जो लोग थे उनको नहीं पूछा उन्होंने। भाई उन्होंने उमर अब्दुल्ला तक को जेल में डाला, फारूक अब्दुल्ला को जेल में डाला, महबूबा मुफ्ती को जेल में डाला। और इस तमाम जो आमराना हथकंडे हैं और कश्मीरी की लाशों पे खड़े होके क्या हिंदुस्तान को जेब देता है? 1.5 अरब का वो मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क जो है, एक नहत्ती कौम को जिसकी अफरादी कुव्वत 1.5 करोड़ है और वो हिंदुस्तान से अलग थलग है, उन पे इस तरह साम्राज्य कब्जा करना और उनको नौ आबादी, क्या उनको जेब देता है कि कश्मीरी की लाशों पे खड़े होके और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को मौत की कोठरी में कैद करके वो जश्न आजादी? ये बहुत बड़ी जाती है जी, इस पे नहीं हम इसकी तवज्जो दुनिया पे दिलाना चाहते हैं। मकसद ये कि दुनिया इस पे थोड़ा मतवज्जा हो, दुनिया समझे कि ये जुल्म हो रहा है और इसका कोई हल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब आने वाले दिनों में मकबूजा कश्मीर का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? वहाँ की लोगों की जो जुल्म ज्यादती की दास्तानें हैं वो पूरी दुनिया में वैसे गूंज रही हैं। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में कश्मीरी जहाँ भी है वो खड़ा है, उसका स्टैंड है और वो कोई मौका जाने नहीं देता एहतजाज का, वो अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराता है। तो अब आने वाले दिनों में मकबूजा कश्मीर की क्या सूरत हाल है, क्या कहाँ देख रहे हैं? ये बदस्तूर ऐसे जुल्म होता रहेगा क्योंकि इंडिया मोदी है, ये बाज नहीं आएंगे, ये जुल्म करते रहेंगे, बल्कि मजीद जुल्म बढ़ता जाएगा। अगर यासीन मलिक की जान को कोई नुकसान हुआ तो मजीद एहतजाज भी बढ़ेगा और जुल्म भी बढ़ेगा। तो हम आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, नहते हैं हम, तो इसका मुस्तकबिल यही है जो आप भी देख रहे हैं कि लीडरान जो है कैद में है। हमारे लीडर कायद इनकलाब यासीन मलिक साहब जेल में है। अगर उनकी जान को नुकसान पहुंचता है तो मजीद अंदर इंतशार होगा मकबूजा कश्मीर में और गिरफ्तारियाँ होंगी, कत्ल होंगे। सही फारूक साहब, मकबूजा कश्मीर वाले भी आज़ादी चाहते हैं, हम पाकिस्तानी लोग भी आज़ादी चाहते हैं अपने उन हुक्मरानों से जो चोर डाकू हैं, जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लुटा, जिन्होंने इस मुल्क को कि अवाम को गुर्बत की दलदल में धकेला, जो वहाँ पे मजालम इंडिया कर रहा है, मासूम कश्मीरियों को कत्ल कर रहा है। यहाँ पे हमारे अपने लोग जो हैं हमें गुर्बत की चक्की में धकेल रहे हैं। आपने देखा होगा हर रोज कोई ना कोई माँ अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर रही है, गुर्बत के हाथों मजबूर हो गए, उसके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, बच्चों के लिए दूध लाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी खाने के लिए आटा लाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगी गरीब माँ, वो गरीब बच्चा, वो गरीब वालिद क्या करेगा? अपने बच्चों को बिलखता सिसकता रोता हुआ नहीं देख सकता। या तो वो चोरी करेगा, डकैती मारेगा, लोगों को कत्ल करेगा, या फिर खुदकुशी कर लेगा। ये पाकिस्तान में जो है फासिस्ट निज़ाम है। यहाँ ये जो जमहूरी नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें होती हैं और नाम नहाद जमहूरियत जो है, या फरसूदा निज़ाम जमहूरियत पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान को नहीं तरक्की करने देगा जब तक कि यहाँ खुले दिल से एक दूसरे को तस्लीम ना किया जाए
और ये जो सरमायादाराना जहनीत के लोग हैं और जो कारोबारी जहनीत के लोग हैं और जो वडेरा टाइप लोग हैं और जो लोग पाकिस्तान पे अपना तसल्लुत किए हुए हैं और जो लोग अमीर से अमीर तरीन हो गए, अमीर तर होते जा रहे हैं और वही सियासत में और वही इक़्तिदार में, उन्हें आम आवाम की परेशानियों से कोई गर्ज नहीं है। उनकी अय्याशियाँ लल्ले तल्ले देख लें तो वो तो पाकिस्तान लगता ही नहीं है पाकिस्तान का, बल्कि वो जहाँ भीख मांगने जाते हैं ना, वहाँ जो वज़ीर आज़म बैठा होता है वो उनसे 10,000 गुना गरीब होता है। तो ये और फिर अब ये वो लोग पाकिस्तान को कर्ज इसलिए नहीं देते कि पाकिस्तान तरक्की करे, उन्हें पता है कि ये कर्ज जो है ना मासूद के हमने वापस लेना है। और वापस किस तरह लेना है? ये हुक्मरान जो है पाकिस्तान के लुटेरे हुक्मरान जो है, ये सारा पैसा जो है, ये सारा पैसा दोबारा हमारे मुल्क में ले आएंगे। बिल्कुल, ये हम कर्ज देते हैं, ये पैसा वापस उन्हीं मुल्कों में जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं। और वो मुल्क जो है जिनके पाकिस्तान में देखिए सियासी निज़ाम इतना गंदा है कि यहाँ पे पैसे वाला बंदा सियासत करता है, बगैर पैसे का बंदा सियासत में काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकता। यहाँ पे सरमायादार जो है वो लूट खसूट का माल उसके पास होता है, कत्ल गारत के जरिए पैसा इकट्ठा किया होता है, लोगों का खून किया होता है, वो भी लोगों की लाशों पे खड़ा हुआ पैसे उसके पास है। तो वो उस पैसे से फिर लोगों के वोट खरीदता है, लोगों के जमीर खरीदता है, फिर वो असेंबली में जाता है। असेंबली में जाके उसने करना क्या होता है? वहां पे भी जाके बोलियां होती हैं, नीलामियां होती हैं, सौदेबाजी होती है, तो सीटें बिकती हैं, जमीर बिकते हैं और फिर वो पैसे देते हैं। कानून जो है वो मकड़ी का ऐसा जाला है कि जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंस सकते हैं लेकिन बड़े जानवर से फाड़ के निकल जाते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल, पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है उसे सजा हो ही नहीं सकती। यहाँ का निज़ाम ही ऐसा है कि हर चीज यहाँ बिकाऊ माल है। तो यहाँ पे तो ऐसे है कि कानून देख रहे, मतलब मैं आज ही मिसाल देता हूँ आपको कि आज ही इमरान खान साहब से FIA ने कहा है कि आप वो तुम्हारे तमाम जो मेंबरशिप आपने जिस पार्टी बनी है उससे लेकर आज तक तमाम पार्टी के जो मेंबर्स बने हैं उनका रिकॉर्ड लिया जाए। इट इज पॉसिबल? कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि आप 20 साल का रिकॉर्ड? नहीं हो सकता। मैं इस पे एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का जो हिसाब हो रहा है, जो इंतकाम लिया जा रहा है, उससे ये नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा, जिन्होंने इस मुल्क के गरीब अवाम का पैसा लूटा, यहाँ से लूट के वो बाहर चले गए, जाके किसी ने सरे महल बना लिया, किसी ने लंदन में फ्लैट खरीद लिए, किसी ने कुछ कर लिया। अल्ताफ हुसैन जैसा बड़ा डाकू जो है, कत्ल वारत करने वाला, वो लंदन में बैठा हुआ, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसको लाने वाला कोई नहीं है। और दौलत लेके आए, ये जो पैसे लूट के बाहर लेके गए, इनको लाने वाला कोई नहीं। पहले सबसे पहले इनका हिसाब होना चाहिए, फिर उनका हिसाब होना चाहिए जिन्होंने बाहर से पैसा लूट के पाकिस्तान लेके आए। उन्होंने पाकिस्तान में जहां भी इन्वेस्ट किया वो पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान से बाहर उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया। और नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं PTI की तरफ से एक बात कहता हूँ कि PTI ने तो पूरा हिसाब रखा। फंडिंग थी, फॉरेन या ममनुआ फंडिंग थी या फंडिंग जो भी थी, जैसे भी उसे कह लें, तो सारा हिसाब है, वो हिसाब PTI ने ही फराहम किया। तो बाकी जमातों ने तो 1 रुपए का अकाउंट नहीं बनाया होगा और ना उनकी मतलब फंडिंग। दो बातें हैं, वक्त बहुत हो गया कि आने वाला दौर जो है पाकिस्तान की, ये डायमंड गोल्डन जुबली की तरफ हम जा रहे हैं। अभी 14 अगस्त शुरू होने वाली है और तकरीबन शुरू हो जाएंगी 14 अगस्त की। हम एक नए साल में जा रहे हैं, एक नई जुबली मना रहे हैं। तो पैगाम दें हमारी अवाम को, क्या करना चाहिए उन्हें? भाई, मैं पाकिस्तानी अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी तवज्जो इस बात पे मेरी एक होगी, कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान के जो दानिशवर हैं, जो पाकिस्तान के राइटर हैं, जो पाकिस्तान के अहले इल्म हैं, जो वादे कश्मीरी अवाम से किए गए थे, क्योंकि जब भी कोई देश अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है दिल का दर्द सुलग उठता है, याद आए कश्मीर बहुत। अब बात यह है कि कश्मीरी अवाम के साथ जो वादे किए गए थे, पाकिस्तान कश्मीरियों का वकील बना था या वकील है? वकील है, अभी भी है पाकिस्तान। लेकिन वो पाकिस्तान अपनी वकालत के फिर तकाजे पूरे करे, क्योंकि जनूबी एशिया के अंदर माजरत के साथ इंडिया या पाकिस्तान की आज़ादी जो है ना इस वक्त यरकमाल है। ठीक है। और इस खित्ते के अंदर बहुत से हमलावर आए हैं, गो के अक़वाम मुत्तहिदा की वजह से कुछ रुकावटें हैं, लश्कर नहीं आ रहे, और वो 1945 के बाद वो सिलसिला खत्म हुआ है, वरना दर्रा खैबर से लश्कर आते रहे। सही। ये जो कश्मीर का पोर्शन है,
हिंदुस्तान को बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा। वो 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है, इसीलिए हम हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ नहीं है, हिंदुस्तान की जनता के साथ हम खड़े हैं। हम पाकिस्तानी अवाम के साथ भी खड़े हैं। पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी पाकिस्तानियों को मुबारक हो और हिंदुस्तानियों को उनका जश्न आज़ादी, लेकिन उनको सोचना है कि कश्मीरी अवाम को फौजी ताकत के जरिए, सरमाए के जरिए उनके फितरी हक से महरूम करना, उनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से महरूम करना, ऐसा ना हो कि बर्रे सगीर के ये मुल्क अपनी आजादी खो बैठे। अगर कश्मीर के मामले में कोई बैनुल अक़वामी ताकत किसी वक्त आती है, ठीक है, तो उससे इंडिया की सलामती को भी खतरा है। हम तो हिंदुस्तानियों की सलामती की भी बात करते हैं, पाकिस्तानियों की सलामती की भी बात करते हैं। बिल्कुल जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान की सलामती भी इसी में है कि वो मकबूजा कश्मीर का जो केस है उसको इंसानी बुनियादों पे हल किया जाए। खासकर जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में जो करारदादें जमा की हुई हैं उसके मुताबिक उसको हल किया जाए। मैं तो एक बात आखिरी जो कहूँगा वो ये कि अब पाकिस्तान के लोगों को और सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने आज़ादी की नेमत से नवाजा है। ये आज़ादी हमें मिल गई है जो लाखों लोगों ये आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिली, लाखों लोगों को ज़िबा किया गया, ट्रेनों की ट्रेनें कटी हैं और ये आज़ादी अल्लाह ताला ने आपको दिया। इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करें, एक हो जाए, पाकिस्तानी हो जाए, पाकिस्तानी बन के सोचें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि अगर ये कौम, ये पाकिस्तानी कौम जो है वो सिंधी, बलोची और दूसरी कौमों में खुद को ये बढ़ती रही, मैं ये कायद आज़म के अल्फाज हो रहा हूँ, तो फिर पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत ये आज़ादी है और दुनिया में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी नेमत जो आज़ादी होती है, उससे बड़े आज़ादी से बेहतर कोई नेमत है ये कहीं ऐसा ना हो कि आप आपस के लड़ाई झगड़े में लोगों के आलाकार बन के अपनी आज़ादी को सलब करवा बैठे। तो मैं समझता हूँ कि ये हर्फ आखिर जी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आफ्ताब नाज़मी साहब, फारूक आज़ाद साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी तशरीफ आवरी का। तो हम डायमंड गोल्डन जुबली की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आने वाले दिन मैं समझता हूँ कि हम सारे एक ऐसी मुत्तहिद कौम बन के उभरें, ऐसा एक नजरिया लेके दुनिया के सामने जाएं कि दुनिया हमें देख के रश्क करे कि ये है वो कौम जिसने नीचे से आगे ऊपर तरक्की कर ली। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।